एग्जामों में। ये क्लास देखिए डेली होगी, तो सभी लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दें, शेयर भी करते रहिए। ठीक है, तो आइए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए और जल्दी से राइट आंसर दीजिए। देखिए, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया? गोल्डमैन, स्पीयरमैन, जॉन मेयर, गार्डनर। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए, बहुविमात्मक प्रज्ञा या बहुबुद्धि का सिद्धांत, बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर, ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर सन 1983, ठीक है, सन 1983, 1983 में प्रतिपादित किया था। देखिए, गार्डनर के अनुसार बुद्धि का स्वरूप एकाकी ना होकर बहुप्रकारीय होता है। ठीक है, इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। इन्होंने कितने प्रकार की बुद्धि बताई? 8 प्रकार की। ठीक है, 8 प्रकार की इन्होंने बुद्धि बताई। कौन कौन सी? वैयक्तिक परबुद्धि, वैयक्तिक स्वबुद्धि, संगीत बुद्धि, शरीर गतिकी बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि और भाषीय बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि। ठीक है, इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई। तो इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? डी इज राइट आंसर हो जाएगा। किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया? किसने दिया? गार्डनर ने। ठीक है, 1983 में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है, पढ़ने या वर्तनी में, व्यक्त करने में, खड़े होने में, बोलने में। तो जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए, डिसलेक्सिया एक प्रकार का अधिगम अक्षमता विकार है। ठीक है, अधिगम अक्षमता विकार है जिसके निम्नलिखित लक्षण होते हैं। ठीक है, जिसके निम्नलिखित लक्षण होते हैं। कौन कौन से लक्षण होंगे इसमें? देखिए, वर्णमाला अधिगम में कठिनाई, अक्षरों की ध्वनियों को सीखने में कठिनाई और पढ़ते समय स्वर वर्णों का लोप होना, समान उच्चारण वाले ध्वनियों को ना पहचान पाना। ठीक है, और शब्दों को उल्टा या अक्षरों को क्रम इधर उधर कर पढ़ा जाना। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों? देखिए, इसमें कौन सा हो जाएगा? ए इज राइट आंसर हो जाएगा, पढ़ने और या फिर वर्तनी में। ठीक है, वर्तनी। तो ए इज राइट आंसर हो जाएगा। तो चलेंगे आगे। देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन पढ़िए और जल्दी से राइट आंसर कीजिए। देखिए, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? कौन सी भूमिका नहीं है शिक्षक की? देखिए, समावेशी कक्षा में बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। शिक्षक को निःशुल्क निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए और शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए। तो इसमें राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा? देखिए, इसमें कौन सा हो जाएगा? देखिए, इसका बीज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बीज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है, देखिए बीज राइट आंसर हो जाएगा। जैसे समावेशी कक्षा जो होती है, समावेशी कक्षा जो होती है उसमें शिक्षक की भूमिका देखिए निम्न प्रकार होनी चाहिए। ठीक है, निम्न प्रकार होनी चाहिए। जैसे कि देखिए, बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए और शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है, विशेष ध्यान देना चाहिए और बच्चों को प्रोत्साहित भी करना चाहिए। ठीक है, और शिक्षक को सीखने में अक्षम बच्चों को अतिरिक्त समय देना चाहिए। ठीक है, जो ये समावेशी कक्षा कहलाएगी। ठीक है, और एक और देखिए हो जाएगा, शिक्षक को बच्चों के व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखकर अधिगम परिस्थितियों का निर्माण करना चाहिए। तो इसका बीज राइट आंसर हो जाएगा। तो चलेंगे आगे, चलेंगे आगे और जल्दी से सभी लोग राइट आंसर करिए। सभी लोग जल्दी से राइट आंसर करिए। देखिए, इसका क्या हो जाएगा? देखिए, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, रोक देना चाहिए, अनुमति नहीं देनी चाहिए। तो इसका राइट क्या हो जाएगा? देखिए, इसका राइट हो जाएगा प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, तो बी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। जैसे कि देखिए, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए ताकि वे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय सहभागिता करते हुए अधिगम अनुभव प्राप्त कर सके। ठीक है, अधिक से अधिक ज्यादा अनुभव अपना सीख सके, साथ ही अपनी जिज्ञासा का समाधान भी कर सके। तो इसका दोस्तों बीज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बीज राइट आंसर हो जाएगा। तो चलेंगे आगे, 5 नंबर क्वेश्चन।
देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ देखिए बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है शारीरिक विकास से, सामाजिक विकास से, भावात्मक विकास से, नैतिक विकास से। तो इसका फाइव फाइव का राइट आंसर क्या हो जाएगा, शारीरिक विकास से। बच्चे की बुद्धि मुख्यतः शारीरिक विकास से संबंधित है, ठीक है, शारीरिक विकास से संबंधित है। तो ए इज राइट आंसर हो जाएगा इसमें। देखिए बच्चे की वृद्धि जो होती है मुख्यतः शारीरिक विकास से ही संबंधित होती है, ठीक है। दूसरे शब्दों में कोशिकाओं की गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि कहलाती है, ठीक है। और जैसे व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को वृद्धि कहा जाता है, और मानव अभिवृद्धि की प्राकृतिक के अध्ययन से यह देखिए ज्ञात होता है कि बालक के शरीर और व्यवहार के प्रमुख आकार प्रकार में किस प्रकार का परिवर्तन घटित होता है, ठीक है। जैसे कि गर्भाधान से लेकर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था से होते हुए प्रौढ़ावस्था तक पहुंचने के दौरान, ठीक है, प्रौढ़ावस्था तक पहुंचने के दौरान व्यक्ति के देखिए विभिन्न अंगों के आकार, जैसे कि देखिए लंबाई हो गया, भार हो गया, यही सब आदि आने वाले परिवर्तनों को क्या कहा जाता है, वृद्धि कहा जाता है, ठीक है। तो ए इज राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों, ए इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए, जल्दी से राइट आंसर करेंगे, सभी लोग राइट आंसर करते रहिए। देखिए मानव विकास का प्रारंभ होता है, मानव विकास का प्रारंभ होता है कब से होता है, गर्भावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से और शैशवावस्था से। तो मानव विकास का प्रारंभ कब से होता है दोस्तों, कब से होगा, गर्भावस्था से। तो ए इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए गर्भावस्था के साथ ही विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, ठीक है। और यह जन्म के उपरांत जैसे कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था व जीवन पर्यंत निरंतर किसी न किसी रूप में चलती ही रहती है, ठीक है, चलती ही रहती है। वृद्धि और विकास की प्रक्रिया एक निश्चित क्रम में और निरंतर चलती रहती है, ठीक है, निरंतर चलती रहती है। तो इसका ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। तो इसमें देखिए लेखक को पूछा है पुस्तक का नाम देके, तो द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों बताइए सभी लोग कौन हो जाएंगे, इनके इनके लेखक कौन हो जाएंगे। 7 नंबर, देखिए 7 नंबर देखिए R N गेने, ठीक है, R N गेने। तो सी इज राइट आंसर हो जाएगा इनका। और देखिए जो E L थार्नडाइक है, जो E L थार्नडाइक है, इनकी एक पुस्तक है, देखिए लिख लीजिए आप लोग नोटबुक पे, एनिमल इंटेलिजेंस द साइकोलॉजी ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है, द ऑफ अर्थमेटिक। और देखिए जो B F स्किनर, ठीक है, जो स्किनर है, तो इनकी पुस्तक है द सिलेक्शन ऑफ बिहेवियर, ठीक है, द सिलेक्शन ऑफ बिहेवियर, ठीक है। और IP पॉवलॉक जो है वो कंडीशन रिफ्लेक्सेस व लेक्चरर्स ऑफ कंडीशंस, ठीक है। तो इसमें राइट हो जाएगा, सी इज राइट हो जाएगा, ठीक है। ये R N गेने की कौन सी पुस्तक है, द कंडीशन ऑफ लर्निंग, ठीक है, द कंडीशन ऑफ लर्निंग। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से और राइट आंसर करेंगे, ठीक है। देखिए किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है, ठीक है, अवस्था है। तो यह कथन किसका है, ठीक है, यह कथन किसका है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। तो यह कथन किसका हो जाएगा, इसमें देखिए कौन सा हो जाएगा इसमें राइट आंसर। देखिए जरसील्ड, स्टेनले हॉल, सिम्पसन, क्रो एंड क्रो, ठीक है, क्रो एंड क्रो। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, स्टेनले हॉल, ठीक है। तो बी इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इनके स्टेनले हॉल जो है, इनके अनुसार किशोरावस्था, देखिए किशोरावस्था को कहा गया है बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान, जैसे तूफान या फिर हमला तथा विरोध की अवस्था है, ठीक है, विरोध की अवस्था है। और जो ये जो है जरसील्ड, ठीक है, जरसील्ड के अनुसार किशोरावस्था को क्या कहा गया, ठीक है, किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है, ठीक है, की ओर संक्रमण करता है।
तो ये इसका ये हो जाएगा, ठीक है। और देखिए ये जो सिम्पसन है, इनका देखिए सिम्पसन है जो ब्लेयर जोन्स एंड सिम्पसन के अनुसार विचारानुसार जो है, तो इनका देखिए इनका मत क्या है, किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में आरंभ होता है, ठीक है। जो बाल्यावस्था के अंत में आरंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के आरंभ में समाप्त हो जाता है, ठीक है। और ये जो क्रो एंड क्रो, इनका क्या मत है देखिए वो भी जान लेंगे। किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है, ठीक है, प्रस्तुत करता है। तो इसका बी इज राइट आंसर था दोस्तों। 9 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है। सभी लोग राइट आंसर कर सकते हैं क्योंकि सभी लोगों ने मैक्रो टीचिंग की होगी, तो सभी को पता होगा लगभग। तो सभी लोग जल्दी से राइट आंसर करिए, ठीक है, राइट आंसर करिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 36 मिनट, 36 मिनट। देखिए सूक्ष्म शिक्षण के जो भारतीय प्रतिमान में सूक्ष्म शिक्षण चक्र की जो अवधि होती है वो 36 मिनट होती है, ठीक है। और इसका विभाजन मतलब निम्न प्रकार पाठ दिया जाता है, जैसे कि देखिए पाठ योजना निर्माण 6 मिनट का हो जाएगा, और शिक्षण भी 6 मिनट का हो जाएगा। और देखिए प्रतिपुष्ट या पोषण, ठीक है, ये भी 6 मिनट का। और पुनः पाठ योजना निर्माण ये भी 6 मिनट का। और पुनः शिक्षण ये भी 6 मिनट का। और पुनः प्रतिपुष्ट ये भी 6 मिनट का, ठीक है। तो इसको टोटल हो जाएगा, इसका टोटल हो जाएगा 36 मिनट, ठीक है, 36 मिनट। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, आगे देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है, ठीक है। यह कथन किसका है, ठीक है, यह कथन किसका है। तो सभी लोग बताइए जल्दी से, यह कथन किसका है, किसका है ये कथन। देखिए रॉस का है, ठीक है, रॉस का। तो सी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। देखिए रॉस जी ने क्या कहा है, सीखने में पठार की परिभाषा देखिए रॉस ने इस प्रकार दी, जैसे कि सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं, जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है, ठीक है, कोई उन्नति नहीं होती है। देखिए जबकि ये जो गेट्स व और अन्य जो हैं मतलब साइकोलॉजिस्ट, तो उन लोगों का कहना क्या है कि सीखने में वक्र को इस प्रकार परिभाषित किया है, जैसे कि सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, ठीक है, सीखने की मात्रा गति और उन्नति की सीमा का ग्राफ पर प्रदर्शन करते हैं, ठीक है। ये गेट्स और अन्य जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कहा है, ठीक है। और ये जो दिया है सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। तो ये किसने कहा है, ये कथन किसका है, रॉस का है। तो चलेंगे आगे 11 नंबर देखेंगे। देखिए इसमें क्या दिया है, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे बच्चे को दंड देना चाहिए, उसे बच्चे को दंड देना चाहिए। ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, ठीक है, उसे बच्चे को दंड देना चाहिए, ये रॉन्ग हो जाएगा आप लोगों का। देखिए बच्चे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। देखिए बच्चे को परामर्श देना चाहिए, तो ये देखिए इसमें राइट हो जाएगा। और तत्काल घर वापस, ये भी गलत हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये इसका कौन सा हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। अगर देखिए शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे बच्चे को परामर्श देना चाहिए, ठीक है, परामर्श देना चाहिए। जैसे कि जैसे समस्यात्मक बालक देखिए वो होते हैं जिनके व्यवहार तथा व्यक्तित्व इस सीमा तक असामान्य होते हैं कि वे घर विद्यालय तथा समाज में समस्याओं के जनक बन जाते हैं। वे देखिए वातावरण के साथ अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते हैं। समस्यात्मक बच्चे कई प्रकार के देखिए होते हैं, कौन कौन से होंगे, जैसे चोरी करने वाले बच्चे हो जाएंगे, विद्यालय से भाग जाने वाले बच्चे होंगे। ऐसे बालक के लिए शिक्षक द्वारा
कौन कौन सी बातें देखिए ध्यान रखना चाहिए। देखिए बच्चों को परामर्श देना चाहिए, बच्चों को अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहन तथा पुरस्कार दिया जाना चाहिए, मधुर तथा सहयोगात्मक व्यवहार किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका सी इज राइट आंसर हो जाएगा, सी इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और जल्दी से राइट आंसर करिए। देखिए 12 नंबर में क्या हो जाएगा। देखिए पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित है शैक्षिक संस्थानों के विकास से, छात्रों के सर्वांगीण विकास से, छात्रों के वृत्तीय विकास से, छात्रों के मानसिक विकास से। तो इसका राइट क्या हो जाएगा दोस्तों। देखिए पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं, किससे संबंधित, छात्रों के सर्वांगीण विकास से। तो बी इज राइट आंसर। देखिए पाठ्य सहगामी क्रियाएं छात्रों के सर्वांगीण विकास से, छात्रों के जो रुचि और अवधान से, छात्रों की सक्रिय सक्रिय ठीक है सक्रिय सहभागिता से, छात्रों की क्रियाशीलता आदि से संबंधित है। पाठ्य सहभागी क्रियाओं में खेल, नाटक, निबंध प्रतियोगिता, शैक्षिक भ्रमण, अंताक्षरी आदि क्रियाएं आती है। तो दोस्तों इसका बीज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बीज राइट आंसर हो जाएगा। और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, लाइक कर दीजिए, साथ ही शेयर भी करते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। देखिए निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं दिया है। ठीक है, पूछा है नहीं दिया है, तो किसने नहीं दिया है, कौन हो जाएंगे इसमें। देखिए जो बी एम ब्लूम थे और उनके सहयोगियों जो जो सहयोगी थे उनके, ठीक है, उन्होंने सन 1956 में, ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, सी इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 1956 में, ठीक है, 1956 में जो बी.एस. ब्लूम जी थे और उनके सहयोगी जो थे, 1956 में शिक्षण अधिगम, देखिए शिक्षण अधिगम के उद्देश्यों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, जबकि कोहलर और मैक्स वर्थीमर, कुर्ट कोफका तथा कुर्ट लेविन ने मिलकर अंतर्दृष्टि अधिगम, ठीक है, सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और जो स्किनर जी हैं इन्होंने अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत प्रतिपादित किया। ठीक है, थार्नडाइक ने अधिगम का संबंधवाद सिद्धांत प्रतिपादित किया। ठीक है, तो सभी बातें ध्यान रखेंगे। ठीक है, जो कि यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें इस चैनल पे ऐसे ही प्रैक्टिस चल रही है, जो कि जैसे इसमें 30 क्वेश्चन आते हैं तो हिंदी भी करवाई जाएगी, और ये आपका जो ईवीएस होगा वो भी करवाया जाएगा, और ये भी जो सीडीपी है इसके भी प्रैक्टिस चलती रहेगी ऐसे ही। ठीक है, तो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना, बालक का विद्यालय ना जाना, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना, और फोर्थ हो जाएगा किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक कक्षा में ही रहना। तो इसका दोस्तों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, कौन सा, जो शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है, अवरोधन का मतलब डी जे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। देखिए शिक्षा में अवरोधन का आशय असफल रहने के से लिया जाता है। ठीक है, शिक्षा में अवरोधन का आशय जो होता है वो असफल रहने से लिया जाता है, अर्थात किसी बालक 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में अवरोधन कहलाता है। ठीक है, तो जबकि अपव्यय से आशय बालक का अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना ही विद्यालय छोड़ देता है छोड़ देना होता है, जिससे बालक पर खर्च किया गया धन, समय और श्रम बेकार चला जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, अवरोधन। ठीक है, अवरोधन। तो इसमें देखिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया है, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। ठीक है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 15 नंबर, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है। सभी लोग राइट आंसर करते रहिए, और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, लाइक कर दीजिए, और साथ ही शेयर भी करते रहिए। निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है। तो देखिए उद्दीपन परिवर्तन कौशल, प्रस्तावना कौशल, समापन कौशल, प्रदर्शन कौशल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। देखिए
जो प्रस्तावना कौशल होता है, प्रस्तावना कौशल में देखिए पूर्व ज्ञान का परीक्षण किया जाता है। जो बालकों को, छात्रों को जो पहले से ज्ञान होता है उसका परीक्षण किया जाता है। ठीक है, इस कौशल का उपयोग कर शिक्षक छात्रों के पूर्व ज्ञान ज्ञान का परीक्षण करता है, ताकि वह नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए अधिगम परिस्थिति का निर्माण कर सके। ठीक है, जो कि मतलब पूर्व ज्ञान जो छात्रों को है उनसे जोड़ते हुए नए ज्ञान को जोड़ते हुए अधिगम और परिस्थिति का निर्माण कर सके। ठीक है, शिक्षण देखिए, शिक्षण में पाठ की प्रस्तावना से तात्पर्य है कि छात्रों व शिक्षकों के बीच मानसिक समरसता स्थापित करना। देखिए, प्रस्तावना कौशल के घटक भी जान लीजिए कौन कौन से होते हैं घटक, जैसे पूर्व ज्ञान से संबंध, आदंत ज्ञान से तुलना, आदर्श ज्ञान से तुलना, प्रेरणा हेतु उपयुक्त युक्ति व शैक्षिक साधनों का चयन, प्रश्नों में तन्मयता, उद्दीपन, प्रभाव। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? प्रस्तावना कौशल। तो बीज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बीज राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें 16 में दिया है, 16 में दिया है कि स्तंभ ए तथा स्तंभ बी को सुमेलित कीजिए। ठीक है, एनिमल इंटेलिजेंस, गेस्टाल्ट, पियाजे, पुनर्वलन की अनुरूचि। ठीक है, तो इसमें बताइए जल्दी से कौन सा किस में हो जाएगा दोस्तों, कौन सा किस में हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए, ए का थर्ड हो जाएगा एनिमल इंटेलिजेंस, ए का थर्ड हो जाएगा। ठीक है, और बी का हो जाएगा आप लोगों का, बी का हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, बी का हो जाएगा फोर्थ, बी का फोर्थ हो जाएगा। देखिए इसमें डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इज राइट आंसर हो जाएगा इसमें। तो चलेंगे आगे। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन। देखिए, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? किस सिद्धांत से संबंधित है दोस्तों? सभी लोग बताएंगे। अंतःक्रिया का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतर संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। तो किससे संबंधित है दोस्तों? किससे संबंधित है? देखिए, निरंतरता का जो सिद्धांत होता है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो इसका डी इज राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो अंता संबंध का सिद्धांत है, जो अंता संबंध का सिद्धांत है, बालक के, देखिए इसमें दिया गया है, बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि पहलुओं के विकास में परस्पर संबंध होता है। ठीक है, और देखिए एकीकरण का सिद्धांत में क्या दिया गया है? एकीकरण के सिद्धांत में, देखिए एकीकरण के सिद्धांत में दिया गया है, विकास में पूर्ण से अंगों की ओर एवं अंगों से पूर्ण की ओर गति निहित रहती है। विभिन्न अंगों के एकीकरण की गतियों की सरलता को संभव बनाता है। ठीक है, संभव बनाता है। और देखिए अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत इसमें क्या, इसमें दिया गया, देखिए बालक का, ठीक है, बालक का विकास न केवल वंशानुक्रम के कारण और न केवल वातावरण के कारण, वरन दोनों ही अंतःक्रिया के कारण होता है। जैसे वंश जीन के अकॉर्डिंग, और जो मतलब वातावरण है उसके अकॉर्डिंग, मतलब एक के, केवल एक के अकॉर्डिंग नहीं होता है, दोनों के अकॉर्डिंग होता है। इसको ही क्या कहेंगे? अंतःक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, अंतःक्रिया का सिद्धांत। अब देखिए दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है? तो 18 में देखिए 86वें संविधान संशोधन। ठीक है, 86वें संशोधन में क्या दिया गया है? देखिए भारतीय संविधान में 86वां संशोधन अधिनियम 2002। ठीक है, 2002 कब आया? 2002। ठीक है, 2002 शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 21, ठीक है, अनुच्छेद 21 मतलब आर्टिकल 21 में एक नया खंड जोड़कर आर्टिकल 21A कर दिया गया। ठीक है, बनाया गया, जिससे शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई। और इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य को 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। राज्य के, देखिए राज्य को
6 से 14 वर्ष, ठीक है, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे उनको निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी, ठीक है। तो इसका ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 19 नंबर, ठीक है, 19 नंबर, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे मैकडूगल, अब्राहम मैस्लो, सिम्पसन, विलियम जेम्स, ठीक है, विलियम जेम्स। तो ये कौन हो जाएंगे, देखिए अभिप्रेरणा है जो अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन देखिए कब हुआ था, सन 1908 में, ठीक है, कब हुआ था, 1908 में, 1908 में हुआ था इनका प्रतिपादन। और किसने किया था, मैकडूगल ने, ठीक है, मैकडूगल ने किया था। उनके अनुसार देखिए मानव मस्तिष्क में कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं, कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं जो मानव के सभी विचारों तथा क्रियाओं के लिए प्रेरक शक्ति का कार्य करती हैं, ठीक है। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति को जन्मजात मनोशारीरिक उपद्रव के रूप में परिभाषित किया है, ठीक है दोस्तों। तो इसका ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए इज राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे और जल्दी से राइट आंसर करेंगे। और सभी लोग चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, साथ ही शेयर भी करते रहिए, साथ ही शेयर भी करते रहिए, ठीक है। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपके लिए ला रही हूँ। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए जल्दी से। विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा? शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, प्रौढ़ावस्था को, किशोरावस्था को? देखिए कोल व ब्रूस जो थे उन्होंने बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल बताते हुए लिखा है, ठीक है। इन्होंने लिखा है कि वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझना कठिन है, ठीक है, इस अवस्था को समझना कठिन है। तो किसने बताया है दोस्तों, किसने बताया? कोल एंड ब्रूस ने किस अवस्था को बताया? बाल्यावस्था को। तो बीज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बीज राइट आंसर हो जाएगा। 21 देखिए, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यही किसने कहा? वुडवर्थ ने, गिलफोर्ड ने, स्किनर ने, क्रो एंड क्रो ने। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा? वुडवर्थ, गिलफोर्ड, स्किनर, क्रो एंड क्रो। तो देखिए जो गिलफोर्ड थे इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने क्या कहा? व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, ठीक है, अधिगम है। तो जो इसका देखिए बीज राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए वुडवर्थ ने क्या कहा? वुडवर्थ ने कहा नवीन ज्ञान, देखिए नवीन ज्ञान तथा नवीन क्रियाओं को अर्जन करने की प्रक्रिया ही अधिगम कहलाती है, ठीक है, अधिगम प्रक्रिया कहलाती है। और देखिए जो स्किनर है इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। और क्रो एंड क्रो ने क्या कहा? क्रो एंड क्रो ने इसके बारे में क्या कहा? आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है, ठीक है, अर्जन ही अधिगम है। तो चलेंगे आगे 22 नंबर चलेंगे जल्दी से, राइट आंसर करेंगे। इसमें भी देखिए क्या, इसमें भी सूची मिलानी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ब्रूनर जो थे, ठीक है, ब्रूनर किससे हैं? ब्रूनर किससे हैं? इसमें देखिए कौन सा राइट हो जाएगा, ठीक है, इसमें देखिए कौन सा राइट हो जाएगा दोस्तों, इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? 22 में कौन सा राइट हो जाएगा? इसका ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए इज राइट हो जाएगा। देखिए ए का फोर्थ हो जाएगा और बी का थर्ड हो जाएगा और सी का फर्स्ट हो जाएगा और डी का सेकंड हो जाएगा, ठीक है, डी का सेकंड हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 23 नंबर को देखिए। समस्या समाधान का प्रथम चरण है आंकड़ा संग्रहण, समस्या की पहचान, परिकल्पना का परीक्षण, परिकल्पना का निर्माण। देखिए समस्या समाधान का प्रथम चरण है तो बताना है, सभी लोग बताएंगे। देखिए समस्या समाधान जो विधि से तात्पर्य तर्क द्वारा
किसी समस्या का समाधान करने की प्रक्रिया से होता है। ठीक है, समस्या समाधान विधि के 5 चरण होते हैं। कितने चरण? 5 चरण। कौन कौन से होंगे? समस्या की पहचान करना, परिकल्पना का निर्माण करना, तथ्यों का संकलन या आंकड़ा संग्रहण करना, व्यवस्थापन तथा विश्लेषण करना, परिकल्पना का विशिष्ट परिस्थिति में परीक्षण करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? समस्या की पहचान करना। तो बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर का राइट आंसर करिए। देखिए 24 में दिया है, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा। बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगी। तो बताइए बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली कब होगा? ठीक है, 24 में। ठीक है, 24 में कब होगा इसका? ठीक है, तो देखिए जो बालक होते हैं, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रतिभाशाली तब होता है जब बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक ठीक है, मनोचालक देखिए बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रतिभाशाली होगा जब। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? देखिए बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रतिभाशाली तब होता है जब बालकों की संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा, क्योंकि जब शिक्षण अधिगम के फलस्वरूप छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन इन्हीं 3 पक्षों में हो सकते हैं। ठीक है, छात्रों के व्यवहार में होने वाले इन तीनों प्रकार के परिवर्तनों का आधार पर ही बेंजामिन एस ब्लूम ने शिक्षण अधिगम के उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में दोस्तों बांटा है? 3 भागों में। कौन कौन से हो जाएंगे? संज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य तथा मनोचालक उद्देश्य में विभाजित किया गया है। तो इसका कौन सा हो जाएगा? बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोलोचन पक्षों का विकास होगा। तो बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 25 नंबर देखिए दिया है, इसमें दिया है स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? सामान्यकरण, अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, तैयारी। तो 25 में क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में प्रस्तुतिकरण सोपान उभयनिष्ठ होता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? 25 में कौन सा हो जाएगा? प्रस्तुतिकरण। ठीक है, प्रस्तुतिकरण। तो सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 26 नंबर देखिए दिया हुआ है, इसमें निम्न में किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत और क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। तो इसमें किसको कहेंगे? 26 में किसको कहेंगे? देखिए क्रिया प्रसूत जो होता है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को क्या कहते हैं? पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं। और जो स्किनर ने अपने अधिगम सिद्धांत में पुनर्वलन की देखिए सर्वाधिक तथा प्रतिभाशाली भूमिका निभाई है। ठीक है, इनके अनुसार जो पुनर्वलन से मतलब तात्पर्य किसी अपेक्षित अनुक्रिया के प्रतिफल, ठीक है, प्रतिफल के रूप में किसी ऐसे सुखकारी उद्दीपन की प्रस्तुति है जो प्राणी की अपेक्षित अनुक्रिया बार बार करने के लिए प्रेरित करता है। तो कौन सा हो जाएगा? डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। देखिए 27 नंबर क्या दिया हुआ है? देखिए निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? ठीक है, तो 27 में देखिए
ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को 3 स्तरों में बांटा गया है। कौन कौन सी हो जाएंगी? कौन कौन सी हो जाएगी? एक तो होती है क्रियात्मक अवस्था, क्रियात्मक अवस्था होती है। एक होती है प्रतिबिंबात्मक, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, ठीक है। और तीसरी होगी संकेतात्मक, संकेतात्मक अवस्था। और कौन सी नहीं होगी? आंत प्रज्ञ अवस्था, ये नहीं होगी। तो ए इज इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आंत प्रज्ञ देखिए अवस्था जीन पियाजे द्वारा बताए गए संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की दूसरी उप अवस्था है, जो 4 वर्ष से कितने 4 वर्ष से 7 वर्ष तक होती है, ठीक है। 7 वर्ष तक होती है, ठीक है। ये इन्होंने जान पियाजे ने बताया, ठीक है। देखिए 28 नंबर को पढ़िए और जल्दी से राइट आंसर करिए। देखिए 28 में दिया है मॉरिशस, ठीक है। मॉरिशस ने बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। वे हैं कौन से हैं? तो बताएंगे कौन कौन से हैं। देखिए कौन कौन से हैं। देखिए देखिए जो हेनरी सी मैरिसन थे, उन्होंने बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है, ठीक है। 5 पदों का 5 पदों का वर्णन किया, जिसके सोपान निम्न में से हैं, ठीक है। एक तो हो जाएगा खोज, ठीक है। एक तो हो जाएगा खोज। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसमें इसमें देखिए हो जाएगा, इसमें देखिए क्रम से लगाना है, सही क्रम, ठीक है। तो सही क्रम इसका क्या हो जाएगा? पहले हो जाएगा खोज या अन्वेषण, दूसरा हो जाएगा इसमें प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण, ठीक है। पहला पहला दूसरा दूसरा और तीसरा हो जाएगा प्रस्तुतिकरण, तीसरा हो जाएगा आत्मीकरण, ठीक है। आत्मीकरण अथवा परिपाक, और चौथा हो जाएगा संगठन व्यवस्था। चौथा कौन सा हो जाएगा? संगठन व्यवस्था। और पांचवा हो जाएगा वाचन अभिव्यक्तिकरण, ठीक है। तो इसको सीरियल से लगा लेंगे, तो बीज इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बीज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए 29 नंबर में क्या दिया हुआ है? निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो बताएंगे कौन सा संबंधित नहीं है। तो इसमें देखिए कौन सा है? अनुमूल्यन, अनुप्रयोग, बोध और ज्ञान। बीएस ब्लूम तथा उनके सहयोगियों ने अपनी पुस्तक, ठीक है, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव हैंडबुक, ठीक है, हैंडबुक में लिखा है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र में वे उद्देश्य होते हैं जो ज्ञान के पुनः स्मरण या पहचान तथा बौद्धिक बौद्धिक योग्यता व कौशल के विकास से संबंधित होते हैं। ब्लूम ने संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों को 6 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा है? 6 वर्गों में, ठीक है। कौन कौन से? ज्ञान, एक तो ज्ञान हो जाएगा इसमें, एक बोध हो जाएगा, एक अनुप्रयोग हो जाएगा, और देखिए एक संश्लेषण होगा, एक विश्लेषण होगा, एक मूल्यांकन होगा, और क्या नहीं होगा? अवमूल्यन नहीं होगा, ठीक है। अवमूल्यन नहीं होगा। तो ब्लूम ने 6 वर्गों में बांटा गया संज्ञानात्मक क्षेत्र को, ठीक है। संज्ञानात्मक क्षेत्र को 6 वर्गों में बांटा है। तो चलेंगे लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इसमें क्या दिया है? निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? नतोदर, मिश्रित, लंबवत, उत्तल, ठीक है, उत्तल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए सीखने की मात्रा तथा समय के परस्पर संबंध को चित्रांकित करने पर जो वक्र रेखा प्राप्त होती है हम लोगों को, उसे अधिगम वक्र रेखा कहा जाता है, ठीक है। अधिगम वक्र मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होंगे। कौन कौन से? एक तो सरल रेखीय वक्र, एक उत्तरोत्तर वक्र, और तीसरा हो जाए नदोदर वक्र, और एक मिश्रित वर्ग, ठीक है, एक मिश्रित वर्ग। तो इसमें देखिए क्या पूछा है, इसमें क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कौन सा नहीं होगा इसमें? लंबवत, ठीक है, लंबवत नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों क्लास को एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ ये क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दें, साथ ही शेयर